हाँ भाई, नमस्कार। राम लालों, श्याम लालों, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही है कि पढ़ाई की पढ़ाई चल रही है सर? मौज भी चल रही है और पढ़ाई भी चल रही है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। आप क्या करें, चलो भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या अपन ध्यान से देख रहे थे? अपन पढ़ रहे थे वे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ रहे थे? वे ऑप्टिक्स। हाँ सर, वे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। अच्छा लगा था सर, बढ़िया लगा था। वे ऑप्टिक्स चल रहा है। वे ऑप्टिक्स में अपने याद अपन पढ़ रहे थे हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या पढ़ रहे थे? हाइजेंस प्रिंसिपल। उस पर एक सवाल करके करने की दिया था, याद है कि भूल गए हो? अरे हाँ सर, की D1 बढ़ाई की D2। पहले याद तो वेवफ्रंट की शेप पूछी थी, एंगल थीटा कम आया था किससे? 45 से, याद है? क्योंकि N2 बढ़ाई की N1 बढ़ाई किससे? N2 से। हाँ सर, दिस इज द वेवफ्रंट इन द मीडियम डिफरेंट N2 and N1 इज दिस। द वेवफ्रंट अपने जो भी सवाल किया था इससे पहले वो वाला सवाल दिया था। अरे हाँ सर, तभी कह रहे अपनी रेयर से जब डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल शेप हो जाएगी। अगर हम बहुत ज्यादा नंबर देंगे बहुत अच्छे से बनाते हैं इसके लिए। ओह यस, ये 45। हां सर, ये रेयर से बिल्कुल 45 डिग्री की तरफ से, ये से टक, ये से टक, है ना? हां सर सही लगा है। और ये ऐसे क्या मेरी बात ये है? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल सही है सर, बढ़िया लग रहा है। अब अगर आप ध्यान दो तो ये D1 और D2 में से पूछा गया। अगर अपन ध्यान दो तो अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये वेवफ्रंट है, कौन सा वाला समझो, ये वाला वेवफ्रंट है 1, ये वाला है 2, क्या ये 1 और 2 यहां पे आ गए चलकर? हाँ सर, ये भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो हमने बात बोली थी कि एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट पे जाने पे क्या सेम रहना चाहिए? अरे बताओ क्या सेम रहना चाहिए? टाइम की डिस्टेंस की वेलोसिटी? टाइम। अरे हाँ सर, अब समझो, अगर टाइम इसी तरह D1 D2 अलग बोला कि इसका D1 D2 अलग हो सकते हैं, क्योंकि क्या सेम रहता है? डिस्टेंस की टाइम की क्या सेम रहता है? डिस्टेंस की टाइम। सर टाइम सेम रहता है। अरे हाँ सर, अब ध्यान देखो, अगर हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो यहाँ पे जो स्पीड है वो है c/n1। c/n1। अरे हाँ, तो ध्यान से देखो, टाइम की वैल्यू क्या लिखी गई? टाइम की वैल्यू लिखी गई d1/c/n1। ऐसे यहाँ टाइम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? c/n2। तो यहाँ लिखी गई d2/c/n2। सी ने सी को मार दिया क्या यार? ध्यान से देखो, N1 D1 इक्वल टू N2 D2। अरे हाँ सर, N1 D1 इक्वल टू N2 D2, ये रिलेशन आ गया। अब देखो कौन बड़ा है, N1 बड़ा है कि N2 बड़ा है? अपन N2 से डाला ना। हाँ N2 से डाला, बिल्कुल सही, उल्टा करना ठीक है। N1 से डाला, कंफ्यूज मत होना। N1 D1 गड़बड़ करी, कहीं रुक जाओ एक मिनट। मैंने N2 ले रखा है इसको, मैंने इसको N2 ले रखा है, जो D1 ले रखा है उसको N2 ले रखा है, और जो D2 ले रखा है उसको N1 ले रखा है। ठीक है सर, तो यहाँ D1 N2, ये आएगा N1। अच्छा थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, कंफ्यूज मत हो। तो ये आ गया N2 D1। अरे हाँ सर, N2 D1 N1 D1, कंफ्यूज मत होना। जहाँ D1 लिया वहाँ N2 ले रखा है। अच्छा, और जहाँ D1 लिया है वहाँ पे N1 ले रखा है ना? कंफ्यूज नहीं, जो D2 ले रखा है। ठीक है सर, ठीक है सर, से ले रखा है। देखो, the distance between the wavefronts in the medium difference N2 is D1, then what will be the distance D2 between the wavefronts in the medium difference N1? तो उल्टा ले रखा है, कोई बात नहीं, क्या फर्क, अभी तो बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो कि अगर N1 बड़ा है तो D2 छोटा है। अरे हाँ सर, यानी कि D2 is less than D1। D2 is less than D1। ये कहानी आप किससे बता पाए? ये कहानी आप इस बात से बता पाए कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया एक वेवफ्रंट से दूसरे वेवफ्रंट जाने पर क्या सेम रहता है? टाइम। और कैसे एंगल चेंज होता है ये भी अपने को समझ आता है। अरे बोलो भाई, यस और नो? अरे हाँ हाँ, समझ आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर। आगे बढ़ जाऊं क्या? आगे बढ़ जाऊं क्या? अब बढ़ जाऊं, सब कर पढ़ो तो। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं। ओहो लो भैया, ये लो भाई। और देख, छोटी छोटी बात करते हैं। मान लीजिए एक लेंस है, उसमें से प्लेनर वेवफ्रंट्स आ रहे हैं, तो बताइए उनकी टकराने के बाद क्या शेप हो जाएगी? सब एग्जाम में आते हैं, ध्यान सोचो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर लेंस में से प्लेनर वेवफ्रंट्स गिरे, प्लेनर वेवफ्रंट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हिच टाइप ऑफ रे? प्लेनर वेवफ्रंट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हिच टाइप ऑफ रे? मान लीजिए कि ऐसे प्लेनर वेवफ्रंट्स लेंस पे गिर रहे हैं, बताइए वो कैसी शेप हो जाएगी उनकी लेंस से पास करने के बाद? अरे बताओ भाई, अरे सोचो भाई। अरे हाँ हाँ भाई, बोलना तो पड़ेगा। हाँ सर, बोलना तो पड़ेगा। तुम ध्यान दो, अगर ऐसे वेवफ्रंट आ रहे हैं, इसका मतलब रेज यार। अरे हाँ सर, यानी कि पैरेलल आ रही है, कहां से पास करेगी? फोकस से लो, अगर ऐसे फोकस से पास करेगी रे, सोचो अगर रेज ऐसे हो गई तो सोचो क्या वेवफ्रंट्स ऐसे हो गए, टक 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 टक। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल। अरे रे तो अपने आप वेवफ्रंट बन जाएगा ना, तो क्लैरिटी आ जाएगी अब तो। क्या प्लेनर वेवफ्रंट्स लेंस से कन्वर्ट हो गए स्फेरिकल में? अरे हाँ, किसने कन्वर्ट करा इनको? लेंस ने, क्योंकि रेस को मोड़ दिया। रेस मोड़ गई तो लॉजिकल है कि रेस, ध्यान से देखो, तो पैरेलल सोर्स से या पॉइंट सोर्स में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि पहले इनफाइनाइट से आ रही थी, अब क्या फोकस कर रही है एक सिंगल पॉइंट पर। तो भैया पैरेलल वेवफ्रंट्स कन्वर्टेड इनटू स्फेरिकल वेवफ्रंट्स। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो यार, अरे पक्की बात। अच्छा लगा देखो, ये सिमिलर ये लो भैया वेवफ्रंट्स। बोलो क्या यही सोचा था कि हमने? हाँ सर, स्फेरिकल बहुत बढ़िया, कैसे होंगे? ओहो, अब एक्चुअली क्या है ना, याद करो तो मैंने बोला कि जब अपने को वाईडीएसई में क्या चाहिए होता है, मतलब क्या ऐसे आ जाए, जैसे कभी मैं आपको तो पीछे ऐसे भी हो सकता है। देखो मान लीजिए मिरर ले लो, मिरर होता तो कैसे हो जाता बताना जरा। वैसे मिरर होता और मैं कहता ऐसे वेवफ्रंट्स, बोलो क्या होता? तो फिर से अपन कहानी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, ये क्या बताया हुआ, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं। ऐसे आई रे, बिल्कुल सर ऐसे आई। और ऐसे आने के बाद, ऐसे आने के बाद क्या ये रेज यहाँ मिली? हाँ, अगर ऐसे मिली तो इसका मतलब टकराने के बाद आपके वेवफ्रंट्स ऐसे हो गए। अरे हाँ सर, तो ऐसी कहानी आप ले आ सकती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अरे बोलो भाई। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। वैसे कहीं जो भी आप पढ़ते हो वहाँ पे आपको डायग्राम बनाना आता है, आपको वेवफ्रंट भी बनाना आता है, जो आपके मिरर हो गए, जो आपके लेंसेज हो गए, प्रिज्म हो गए, क्या ये वेवफ्रंट्स को मोड़ सकते हैं? हाँ मोड़ सकते हैं, क्योंकि रे को मोड़ सकते हैं। अगर रे को मोड़ सकते हैं, कंफ्यूज मत हो, कभी भी वेवफ्रंट के बारे में पूछे आपको रे डायग्राम आता है कि नहीं आता है? अरे आता है कि नहीं आता है? आता है। रे डायग्राम पर फोकस करिए, अपने आप आगे की कहानी बनती जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, अच्छी बात, ये तो मैं समझा। अब देखो, याद करो यंग जबरदस्त एक्सपेरिमेंट में जो दोनों सोर्सेज दिए S1 S2, उनका क्या होना कंपलसरी है? कोहेरेंट। क्या कंपलसरी है? कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब उनका इनिशियल फेज और टाइम के साथ जो किसी भी जगह पे फेज रहे वो कांस्टेंट होना चाहिए। मैं बाजार से दो सेम वॉट सेम कंपनी के बल्ब खरीद लाऊं, उनको ऐसे जलाऊं, वो कोहेरेंट है नहीं करेंगे, उनका फंडा अलग है। उनसे रेज जो निकलती है वो अलग टाइम पे अलग निकलती रहती है, वो कोहेरेंट नहीं होती है। तो कोहेरेंट कैसे जनरेट होता है? कोहेरेंट जनरेट करने का सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तो दिमाग वाला तरीका, ध्यान से जो भी अपने हाइजेंस से पढ़ा ना वहां से समझो। अपने आगे हाइजेंस में सेकेंडरी वेवलेट्स पढ़ी। हाँ सर पढ़ी, तो सही सर, वो पढ़ी, पढ़ी। हाँ सर पढ़ी, सेकेंडरी वेवलेट्स। ओ हमने क्या बोला? क्या एक बड़ा सोर्स, एक बड़ा सोर्स क्या अपने आजू बाजू छोटे छोटे सोर्स बनाता रहता है? हाँ सर बिल्कुल बनाता रहता है, सही बोल रहे हो सर, अपने आजू बाजू छोटे सोर्स बनाता है, वो बिल्कुल बनाता है। तो जो अपने आजू बाजू छोटे सोर्स बनाता है और बढ़िया सा बनाता है, अब क्या करें, 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 ठीक है बनाता है। इस बात का हम फायदा उठाते हैं। कैसे? सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से। देखो ये S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेज, स्क्रीन पर अपन बात करें तो अपना तभी सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा बनता है जब S1 S2 कैसे होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज। व्हाई डोंट वी सी दिस इज नॉर्मल लाइफ इवन इफ वी यूज टू एंटिकल पावर सोर्सेज? क्योंकि टू एंटिकल पावर सोर्सेज आर नॉट
कोहेरेंट। ओहो, ये कोहेरेंट नहीं होते इनके द्वारा तो किसी भी एक जगह पर। इसलिए कोहेरेंट सोर्सेज क्या हैं? कोहेरेंट सोर्सेज वो हैं, ध्यान सुनना, कोहेरेंट सोर्सेज वो हैं S1 and S2, मैं बोल रहा हूँ S1 and S2 are coherent when they generate constant phase difference। कांस्टेंट फेज डिफरेंस इन पर्टिकुलर पोजीशन। अच्छा, वो मतलब अगर मान लीजिए दोनों सोर्सेज कोहेरेंट है, जो यहां पे दिखाई दे, मान लीजिए ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज मेरे हाथ की तरफ, इनकी वजह से किसी भी एक जगह पर फेज डिफरेंस, चाहे वो इनिशियल फेज डिफरेंस की वजह से हो, चाहे वो पाथ डिफरेंस की वजह से हो, वो समय के साथ कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर वो समय के साथ बदलेगा, जगह के साथ बदलेगा, जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा जगह बदल रहे हैं, तो क्या फेज डिफरेंस बदल रहा है? हां, पर हम जगह नहीं बदल रहे। देखो किसी भी चीज का बदलना दो तरीके से हो सकता है, जगह के साथ बदलना और हां, और समय के साथ बदलना। तो अगर आपका जो बेसिकली कोहेरेंट सोर्सेज क्या है, जिनकी वजह से फेज डिफरेंस, जिनकी वजह से फेज डिफरेंस, वो फेज डिफरेंस दो कारणों से जनरेट हो सकता है, इनिशियल फेज की वजह से भी हो सकता है, पाथ की वजह से भी हो सकता है। पाथ की वजह से हम जनरली पढ़ते हैं जो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। और हां, तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो फेज डिफरेंस बदल जाए, कोई समस्या नहीं है, पर किसी एक जगह पर समय के साथ वो बदलना नहीं चाहिए। अगर वो समय के साथ बदलेगा तो फिर वो इनकोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे, जैसे कि नॉर्मल लाइफ में हमारे होते हैं। ओह, जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलिए। अरे पक्की बात। हाँ सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त। ये बात हमको समझ आ रही है। कोहेरेंट क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज आर दोस सोर्सेज हु प्रोड्यूस कांस्टेंट फेज डिफरेंस एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज विद टाइम। इफ इट चेंजेस विद टाइम एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, एट पर्टिकुलर पोजीशन मतलब एट एनी वन ऑफ द पोजीशन, देन इट इज नोन एज इनकोहेरेंट सोर्सेज। नॉर्मल लाइफ में जो आपके सोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं? इनकोहेरेंट होते हैं। इसलिए हमें किसी एक जगह पे इंटरफेरेंस नजर नहीं आता। क्योंकि कोहेरेंट होगा तभी ऐसा होगा कि यहाँ पे अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमा ही रहेगा। सोचो अगर समय के साथ बदले, सोचो अगर ये फेज डिफरेंस सेंटर मैक्सिमा वाली जगह पर या फर्स्ट मैक्सिमा वाली जगह पर, सोचो अगर ये समय के साथ बदलता, समय के साथ बदलता रहता, तो कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। ये जो दो सोर्स है, यहाँ पर क्या बन रहा है? मैक्सिमा की मिनिमा। इन दोनों की वजह से क्या बन रहा है? मैक्सिमा की मिनिमा नॉर्मल लाइफ में, मैक्सिमा भी बन रहा है, मिनिमा भी बन रहा है। सर हमें तो दिख नहीं रहा, तो हमें ऐसे दिखना चाहिए था। वास्तविकता में ऐसे ही होता है, लाइट ब्राइट, लाइट ब्राइट, लाइट ब्राइट नहीं, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। पर वो इतनी जल्दी जल्दी होता है नॉर्मल लाइफ में कि हमें उसका पता नहीं पड़ता, हमें नॉर्मल सी रोशनी नजर आती है। पर अगर ये दोनों कोहेरेंट होंगे, जैसा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करके बताया, अगर ये दोनों कोहेरेंट होंगे तो किसी जगह ब्राइट और किसी जगह डार्क, उसी ने तो सिद्ध करा कि लाइट एक वेव है, और हमने उसे इंटरफेरेंस बोला और उस एक्सपेरिमेंट को बहुत सम्मान मिला, जिसे हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो यार। अरे पक्की बात, सही से लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। ये बात तो सर समझ में, जो मैं मैंने प्रयास कर रहा हूं। a sin omega t plus k, a sin omega t plus k, अगर यहां से x1 दूरी पे ले तो जो डेल्टा फाई आया कि x2 minus x1 is equals to कांस्टेंट। अरे हां, तुम ध्यान से देखो, ये ऐसा इसलिए हो रहा है हमारे लिए, ध्यान से सुनना, हमारे लिए ऐसा तब होगा जब ओमेगा सेम होगी। ओमेगा या फ्रीक्वेंसी, सोचो ये आपने जब इनके दोनों के, मान लीजिए S1 सोर्स है, S2 सोर्स है, S1 दूरी पे इसका ये SHM है, S2 दूरी पे इसका ये SHM है, इनका डेल्टा फाई जब आपने लिखा तो सोचो ओमेगा टी कट गया। क्यों कटा? क्योंकि ओमेगा सेम था। अगर सोच ओमेगा अलग होता, अगर सोच ओमेगा अलग होता, अरे हाँ सर, अगर सोच ओमेगा अलग होता, अरे हाँ, तो भी करता नहीं। सोच ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 टी आता, और क्या वो टी समय के साथ बदलता? मतलब अगर टी चेंज होता तो क्या वो भी चेंज होता? अरे हाँ सर, पर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ओमेगा अगर सेम है, आप ऐसा समझो, पता है आपके लिए बेसिकली ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आपके लिए अगर बात करें तो अगर दो सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या सेम है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई ओमेगा, 2 पाई है। अरे हाँ सर, तो फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपके सोर्सेज कोहेरेंट हैं। अरे हाँ सर, तो आपके लिए वो सोर्सेज कोहेरेंट हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, फील करना। अरे हाँ सर, तुम्हें मैं बहुत ध्यान से बताऊं तो देख, बताओ क्या बात समझ में आई? अरे हाँ सर, बात तो सर समझ आई। ये कहलाते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? कोहेरेंट सोर्सेज आर द सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज आर द सोर्सेज those who will generate constant phase difference at a particular position. If you fix the position, phase difference will become constant. If phase difference will become constant, intensity की intensity मतलब जो resultant intensity है वो constant हो गई, इसलिए तो हमें कहीं bright कहीं dark नजर आया। अरे हाँ सर, धीरे-धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ सर, ये कोहेरेंट सोर्स होता है। So what are coherent sources? Coherent sources are the sources those who produce constant phase difference at a particular position. Okay, if you change the position, obviously x2 x1 will change and phase difference will change, but at that position, that phase difference will remain same. हमारे लिए ऐसा तब होगा जब ओमेगा क्या होगा? सेम। एक बहुत हाई लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, कभी-कभी ऐसा होता है कि ओमेगा सेम होती है तब भी ये नहीं होता, अपने क्या बोलते हैं कोहेरेंट, तुम्हें उसको पूछने की जरूरत नहीं, अपने लिए यही अपने लिए काम करेगा। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, बोलो क्लियर? अरे पक्की बात? हाँ सर, हाँ सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, पक्की बात? अरे सोच लो। हाँ सर, सही से लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर। ओहो, ये बात समझ आ गई। कोहेरेंट सोर्स की बात की तुमने, अपने मन से जो भी डेफिनेशन लिखो उसको फील करो, उसको कोहेरेंट सोर्सेज क्या है? ऐसे सोर्सेज जिनकी वजह से किसी भी एक पोजीशन पर फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता। और सोचो ऐसे सोर्सेज होना जरूरी है किसमें? YDAC में, वरना हमको इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आना संभव नहीं है, ब्राइट डार्क ऐसे नजर आना संभव नहीं है। ओके सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर। फेज डिफरेंस फॉर पर्टिकुलर लोकेशन डज नॉट चेंज विद टाइम, ये तो हमारे कोहेरेंट सोर्सेज हैं। हां सर, बोलो क्लियर? इफ द फेज डिफरेंस ड्यू टू सोर्सेज एट पर्टिकुलर पॉइंट रिमेंस कांस्टेंट और जीरो विद टाइम, द टू सोर्सेज आर कंसीडर्ड एज कोहेरेंट सोर्सेज। जो मैंने बोला इंग्लिश में लिखा हुआ है और कोई खास बात नहीं, लिखना मत, मतलब लिख चुके हो तो लिखना है, फील आनी चाहिए। हां सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, बोलो क्लियर? अरे पक्की बात? अब तुम जानते हो कि अगर किसी भी पर्टिकुलर, ये तुम जानते हो, जो जानने की जरूरत नहीं, अपन कर चुके कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर मान लीजिए कि सिर्फ पार्ट डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है, सिर्फ पार्ट डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है, तो अपन ध्यान से देखें, सिर्फ पार्ट डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है। और हां, तो भाइयों और बहनों, क्या वो डेल्टा फाई 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x होता है? प्राइम नेट का फॉर्मूला अपना ये होता है। और क्योंकि डेल्टा फाई चेंज नहीं होता, क्योंकि डेल्टा x चेंज नहीं हो रहा, और डेल्टा x चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा फाई चेंज नहीं हो रहा, cos
डेल्टा फाई चेंज नहीं हो रहा, तो भाई साहब आई नेट भी चेंज नहीं हो रहा, सिंस पर्टिकुलर पोजीशन फेज डिफरेंस कांस्टेंट टाइम द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी विल आल्सो बी कांस्टेंट, इसीलिए हमें डिफरेंस नजर आता है। तो पूरी कहानी की जरूरत नहीं, फेज डिफरेंस तुम्हें कैसे देखना है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट, पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट, फेज डिफरेंस कांस्टेंट, फेज डिफरेंस कांस्टेंट, तो आई नेट कांस्टेंट फ्लक्चुएट नहीं करती। अगर किसी जगह पे मान लीजिए दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी आई है और मैक्सिमम पे 4 आई है, तो 4 आई रहेगी, उस जगह 4 आई मिलेगी, कहीं 0 तो 0, कहीं 3 आई तो 3 आई, कहीं 2 आई तो 2 आई, कंसिस्टेंट मतलब एक फिक्स बिहेवियर आपको नजर आएगा। ओके सर, बात तो आपकी समझ आई सर, बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हां सर बिल्कुल सोच लिया। अब सोचो इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, देखो जो मैंने आपको बताया। मान लो कि अपन क्या करें, ये ना ध्यान समझ मैं से ऐसे समझो ये इनकोहेरेंट, देखो इनकोहेरेंट सोर्सेस। अब क्या होगा इनकोहेरेंट सोर्सेस का? अच्छा जाने तो y इक्वल टू a1 sin ओमेगा 1 लिखो, कोई ओमेगा 2 अलग ले लो सोच के देखो। तो सोचो किस जगह ओमेगा 1 किस जगह ओमेगा ये x1 ये x2 क्या सही कर रहा हूं? अरे हां अब देखो डेल्टा p इस p पर डेल्टा फाई क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो पता क्या लिखेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t प्लस k x2 माइनस x1। अरे हां अब सोचो p वाली जगह पर ये पता क्या है, ये है फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ, देखो हम यही पढ़ रहे हैं, ये क्या है ड्यू टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी विद टाइम। और हाँ सर सोच के तो एक बार हो सकता था, इनिशियल फेज डिफरेंस 5 1 और इनिशियल फेज डिफरेंस 5 2, ऐसा भी तो हो सकता है। सोच ऐसा हो रहा था 5 2 माइनस 5 1, बिल्कुल सब टफेस्ट सिचुएशन है तो वो ये है ड्यू टू इनिशियल फेज। आ इनिशियल फेज वाली कहानी तो नॉर्मली नहीं होती, पर सोच के देखो कुछ दो सोर्सेस का इनिशियल फेज भी अलग हो, x1 x2 भी अलग हो, ओमेगा भी अलग हो, तो ये सबसे टिपिकल केस है। इसमें देखो 5 2 माइनस 5 इनिशियली डिफरेंस था, मैं कुछ नहीं बदल सकता, a x2 माइनस x1 बात की वजह से जनरली मान लीजिए यही आता है। और अगर सोचो फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, क्या अलग अलग हो, फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग हो तो सोच के देखो क्या समय के साथ, याद रखो इस वाले केस में समय और जगह दोनों के साथ फेज चेंज हो, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे यहां पे खड़ा हो जाऊं तो क्या मेरे को मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, या फिर इंटेंसिटी मिलेगी, बदलती रहेगी। ओ हो ध्यान से देखो, in this case formation of maximas and minimas, maximas and minimas, in this case formation of maximas and minimas happens with time। अरे हाँ क्या समय के साथ, क्योंकि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t क्या टाइम तो टाइम आने से रोक नहीं सकते, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t चेंज हो रहा है, तो कभी 0 ऐसा समझ लो तुम कि फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन मान लो, ऐसा समझ लो कि भाई साहब ऐसा समझो कि फॉर डेल्टा p ऐसा समझो कि डेल्टा फाई आ गया, ऐसा समझो कि आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 into t, बाकी दोनों 0 हो गए मान लो, क्योंकि वो तो वैसे भी जगह के साथ चेंज हो रहे थे, ऐसी जगह थी जहां पे x2 माइनस x1 प्लस 5 माइनस 0 हो गया मान लो, पर ये तो रहेगा। अब जैसे समय बदलेगा तो सोचो कभी डेल्टा फाई 0 फिर पाई फिर 2 पाई फिर 3 पाई फिर 4 पाई फिर चलता जाएगा, तो कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, एक ही जगह पे मैक्सिमा मिनिमा 4 i 0 4 i 0 4 i। अरे हां सर तो उस जगह पे हमें 4 i दिखेगा 0 दिखेगा, हमें सही बताओ या तो अगर पट्टी सोचो तो हमें इमेजिन होना चाहिए एकदम ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसा होना चाहिए, पर ये दुनिया जल्दी होता है, नॉर्मल लाइफ में हैपेंस सो फास्ट कि हमें ब्राइट डार्क देख के कंसिस्टेंसी चीज दिखाई देती है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी घर में बताया था कि हमारी ट्यूबलाइट होती है वो एक सेकंड में 100 बार बुझती है, पर आपको बुझती हुई नजर नहीं आती, तो फटाफट होता है। अरे हां जब एक कंसिस्टेंट एनर्जी नजर आती है, ओ बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। ओके सो इन दिस केस फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम हैपेंस विद टाइम, बट प्रैक्टिकली यह इतनी जल्दी होता है कि इतनी जल्दी होता है कि हम ब्राइट डार्क नहीं पकड़ पाते और हमें कंसिस्टेंट इंटेंसिटी दिखती है। और हाँ सर इन दिस केस फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम हैपेंस विद टाइम, बट प्रैक्टिकली इतनी जल्दी होता है कि हम ब्राइट डार्क पकड़ नहीं पाते और हमें कंसिस्टेंट इंटेंसिटी दिखती है। ओके सर गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त सर, बहुत मजा आया सर, वाह सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। इन दिस केस फॉर्मेशन ऐसा हो रियलिटी है। ओ हाँ सर ऐसा होता है, पक्की बात। तुम बहुत ध्यान से देखो तो अपनी जो पी पर अगर इस वाले केस में इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, आई मान लें 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। अरे हाँ अगर तुम ध्यान से देखो तो किसी भी एक जगह पर ये cos डेल्टा फाई बाय 2 कंटीन्यूअसली चेंजिंग। अरे हाँ ये कंटीन्यूअसली चेंज करिए, हाँ सर करिए कंटीन्यूअसली 0 तो समय के साथ अगर डेल्टा फाई तो डेल्टा फाई कभी 0 कभी पाई कभी 2 पाई तो कभी 0 4i 0 4i। अरे हाँ तो पता है आई एवरेज क्या है, याद करो cos स्क्वायर का एवरेज क्या होता है 1/2, cos स्क्वायर का एवरेज एवरेज पता है क्या है 2i। अरे हाँ सर यानी कि मेरे पास दो ऐसे सोर्सेज इंटेंसिटी आई। अब सोचो आप इनके आसपास ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास दो सोर्सेज हैं S1 S2 और S1 y और S1 S2 वो है इनकोहेरेंट, तो पता है आपको स्क्रीन पर क्या इंटेंसिटी नजर आएगी 2i नजर आएगी सभी जगह लगभग 2i, क्योंकि हर जगह 0 4i ना चलिए तो आपको पूछेगा कितना जगह पर जैसे मैक्सिमम लेगा वो 10 नजर आएगी, तो इंटेंसिटी नजर आएगी 2i। अरे हां और सभी जगह अगर आप इनकोहेरेंट सोर्स ले लीजिए, कैसे ले लिए इनकोहेरेंट, तो आपको स्क्रीन पर एक जैसे आप सोचिए वैसे ही बात होगी, तो जला दिया आपने वहां पे स्क्रीन पर देखो रोशनी नजर आएगी, रोशनी का लगभग 2i लगभग तो होगी रोशनी का मिला के नॉर्मल केस। अच्छा पर ब्राइट डार्क कब नजर आएगा, जब दोनों सोर्सेस कैसे होंगे कोहेरेंट, कैसे होंगे कोहेरेंट। खाली थोड़ी समझ आएगी, कोई एक्स्ट्रा बताइए पर इसे ताकि आपको फील आ सके। हाँ सर बात तो सर आप सही कह रहे हो, बढ़िया कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, बोलो भैया। अरे सोच लो, अरे पक्की बात, हाँ सर समझ आ रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह सर, पक्का आगे बढ़ जाए मास्टर। हाँ सर बढ़ो ना सर, मना कर रहा है। अरे पक्की बात, अरे सोच लो, हाँ सर अच्छा लग रहा है सर। लो भैया सोचिए पूरी कहानी आपको समझा, यही कहानी आपने याद करो तो अपने साउंड में भी पढ़ी थी, सिमिलर सोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बीट्स। याद करो हालांकि थोड़ा डिफरेंट एक चीज है, याद करो तुमने एक साउंड में पढ़ी थी चीज बीट्स, याद करो बीट कब जनरेट होती है, जब याद करो जब बीट समझोगे हालांकि मीडियम में नहीं जाना चाहता, पर रिलेट करना बीट यही है इनकोहेरेंट सोर्सेज। याद करो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बीट आती है f2 - f1। अरे हां बीट में क्या होता है याद है ना, हां ये बीट थी क्यों, जब मेरे मुंह से तेज आवाज आ रही तो बीट मतलब मैक्सिमम बना,
डल हो गया तो जीरो, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा लाइट में होता पास होता दिखाई नहीं देता, साउंड में सुनाई देता है, अगर फ्रीक्वेंसीज पास पास हो। अरे हाँ सर, क्योंकि भाई देखा जाए अपने कान को सुनाई देता। अरे हाँ सर, उसे क्या कहते हैं? बीट। तो उसी जगह खड़े होके दोनों सोर्सेज की वजह से आपको वो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा सुनाई देता है। अरे हाँ सर, तो मैं आपको साउंड पढ़ाने वाला हूं कोई, बस याद रखना, क्या याद रखना, ध्यान से समझो, ये सारी स्लाइड पे क्या लिखना कि बीट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू इनकोहेरेंट सोर्सेज, दोस हैव वेरी स्मॉल डिफरेंस। ये बीट तभी सुनाई देती है, ध्यान देना, जब वो बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, जो फ्रीक्वेंसी है उनका डिफरेंस 10 से कम होता है, वरना वो नजर नहीं आती। ओ तो ये बीट की कहानी, जो बताना नहीं है, बस लिख लो कि बीट फॉर्मेशन इज ड्यू टू टू इनकोहेरेंट साउंड सोर्सेज, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है या तो बीट प्रोड्यूस होती है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग-अलग होती है। और हां सर, तो बीट पढ़ाने वाला हूं, बीट पढ़ाने में अपने आप में पूरा अच्छा लगता है और पढ़ा चुके हैं आपको, बस मैंने आपको रिलेट कराया। हां सर, ताकि आपको अच्छा लगे। ओ अब समझो, नॉर्मल लाइफ इफ यू यूज आइडियल पावर सोर्सेज, क्यों हमें नॉर्मल लाइफ में ये नजर नहीं आता? क्या मैक्सिमा मिनिमा, मैंने आपको वही बताया कि आप समझ जाओ, बिकॉज़ द सोर्सेज वी यूज आर इम्पोर्टेंट इन नेचर एंड द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम सो फास्ट दैट वी आर नॉट एबल टू सी द पैटर्न्स। ये अपन लिख चुके हैं, कोई कहानी दी मैंने लिखा हुआ है। अरे हां, लिख चुका हूं मैं पहले, दोबारा कहानी जरूरत नहीं। अरे हां सर, हां सर, हां सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। अब अपन समझते हैं, एक बात तो मैं समझ में आई, क्या कि भैया बिना कोहेरेंट सोर्सेज के वो ब्राइट डार्क नजर आना संभव नहीं है। अच्छा, दो सेम कंपनी के सेम वोल्टेज के बल्ब भी ले आओ, तब भी वो कोहेरेंट एक्ट नहीं करेंगे। हां, वरना हमें ब्राइट डार्क नजर आता। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, सुनते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आ रहा है भाई, सोचो रे भाई, ओ हो देख भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। पता है क्या करा, किस बात को यूज किया? हाइजन साहब ने इस बात को दिया कि अगर एक में बल्ब, बड़ा बल्ब, जैसे मैं आपको बड़ा बल्ब, फिर सबसे बड़ा बल्ब लेके एक और छोटा बल्ब जनरेट कर दिया, या छोटे छोटे बल्ब हैं। अरे हाँ, अगर समझो ये सेकेंडरी, ये सब क्या है, ध्यान से देखो। अरे हाँ, ये सब क्या है? सेकेंडरी सोर्सेज, याद है कि भूल गए? अरे हाँ, अच्छा एक बात समझो, ये सेकेंडरी सोर्सेज जो आपने बने, जिन्हें आप सेकेंडरी यूनिट्स बोलते हो, ये मेन सोर्स से बने। जैसे मेन सोर्स नाचा, वैसे तो ये भी नाचे। हाँ, ये ताकत कम थी। अरे हाँ, अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये एक ही सेकेंडरी सोर्स है, क्या एक ही पिताजी के बहुत सारे बेटे? अरे हाँ सर, और क्या ये वैसे नाचे जैसे पिताजी नाच रहे हैं? अरे हाँ सर, क्योंकि सिंगल सोर्स जनरेट हुए ना। अरे हाँ, तो अपन बोल सकते हैं कि सेकेंडरी सोर्सेज ऑल आर कोहेरेंट। अरे हाँ, यानी कि अगर मैं दो सोर्स मान लूं जो एक ही पिताजी से जनरेट हुए हो, तो बल्कि एक ही बल्कि दो बेटे, क्या वो दोनों बेटे कोहेरेंट हैं? अरे हाँ, वो कोहेरेंट है, जैसे नाचे वैसे नाचे, जैसे नाचे वैसे नाचे। अरे हाँ सर, इस बात को हमने यूज किया कि एक ही सोर्स से जो दो सोर्स जनरेट होंगे वो आपस में कैसे होंगे? कोहेरेंट होंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब यही कहा, क्या कहा आपने? समझो कि एक सोर्स लिया, उस सोर्स से एक सोर्स लिया, उस सोर्स से सोचो कि अपन ने उसके सामने कार्डबोर्ड रख दिया, जो बहुत छोटे छोटे स्विच बना दिए, तो इतनी पतली, तुम्हें सिंगल सोर्स मान लेने में कोई बुराई नहीं है। अब तुम सोचो ध्यान से, ये इस सोर्स से वेवफ्रंट निकले। अरे हाँ सर, अब समझो, जो वेवफ्रंट यहाँ पहुंचा, उसका ये वाला जो बेटा और ये वाला जो बेटा, क्या ये S1 S2 सोर्स बन गए छोटे? अरे हाँ सर, और S1 S2 क्या एक ही पिताजी से बने हुए हैं? हाँ, देयरफॉर S1 and S2 एक्ट एज अ, अच्छा बाकी सारे बेटों को हमने रोक ही दिया, हमने कार्डबोर्ड लगा दिया, तो छोटा सा चेंज करा, ऐसा मान लिया कि S1 एक छोटा सा सोर्स है, S2 एक छोटा सा सोर्स है, और क्योंकि ये दोनों एक ही सोर्स से जनरेट हुए हैं इसलिए कोहेरेंट है। अगर S2 वाली जगह पे दो बल्ब लगा लेते तो ऐसा नहीं हो सकता था, एक ही बल्ब से जनरेट हुए। अरे हाँ सर, देयरफॉर S1 S2 एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्सेज, एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्सेज। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, S1 S2 एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्सेज। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब अगर ये नए दो सोर्सेज बन गए, बस अब क्या है? अब तो ये छोटी-छोटी अपनी वेवफ्रंट पे अगर फेंकेंगे तो फिर इंटरफेरेंस शो करेंगे यहाँ पर स्क्रीन, जिसे अपन पढ़ते हैं ये। अरे हाँ सर, अभी फिर तो छोटे बल्ब बन गए, फिर उनकी वजह से अपनी वेव जो यहाँ पर हुई कोई भी जनरल पॉइंट पे वैसे हुआ, जब अपन जानते हैं ऐसे और ऐसे। अपन जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ सर जानते हैं, सब वो कहानी तो पहले ही पढ़ चुके। पहले समझो कि ऐसे S1 और S2 कोहेरेंट सोर्सेज बनते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज तभी बन पाते हैं जब हम एक ही सोर्स से दो सोर्स जनरेट करने का प्रयास करते हैं, या सोर्स और जो से सोर्स जनरेट हुआ है। अगर मान लीजिए सेकेंडरी सोर्सेज ऑल आर कोहेरेंट, और सेकेंडरी सोर्सेज एंड सोर्स भी तो कोहेरेंट हुए इनके साथ, सेकेंडरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्सेज आप ऐसे लिख सकते हो, सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑल आर कोहेरेंट। ओहो, पहले कोहेरेंट इनकोहेरेंट को अंतर समझ में आना चाहिए, फिर कैसे YDAC में कोहेरेंट सोर्सेज को जनरेट करते हैं ये अपने को समझ में आना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, अच्छी तो लग रही है सर, बढ़िया लग रही है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे सोच लो, ये सर समझता हूँ, वो समझ आएगा। फिर ऐसे मैक्सिमम मिनिमम बन जाते हैं, अपन जानते हैं, इसमें से कोई खास बात नहीं। जो मैंने बताया उसमें बना के दिखाया, उसमें परेशान। अरे हाँ सर, भूल गया क्या? ऐसे दो सोर्सेज जनरेट होते हैं, एक ही सोर्स जनरेट होना है। S1 S2 आर कोहेरेंट बिकॉज़ दे आर जनरेटेड फ्रॉम द सेम सोर्स, दे आर जनरेटेड फ्रॉम द सेम सोर्स। ओहो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर? अरे बोलो क्लियर? हाँ सर, हाँ सर समझ आ रहा है सर, यहाँ तक सही है। अगर हमने बाकी सारे सोर्सेज रख दिए, दो को रखा तो दोनों कोहेरेंट की तरह जनरेट करें और ऐसे। बोलो क्लियर है? ये बात हमें समझ में आ गई। और मैक्सिमा ये सब जानते हैं, जो आने वाला है अपन सब जानते हैं। मैक्सिमा के लिए क्या होता है, मिनिमा के लिए क्या होता है, अपन सब जानते हैं, अपन इतनी देर से कर चुके हैं, अपन पढ़ चुके हैं। फ्रिंज रेट लैम्डा डी बाई डी, फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मिनिमा, ये कहानी को पहले पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा क्या मतलब। अब देखो, पहले तो जो मैं बोला पूरी कहानी क्या समझ आई आपको? अगर इनकोहेरेंट ले लेंगे तो स्क्रीन पे ब्राइट नजर नहीं आएगा, तो क्या कोहेरेंट सोर्सेज होना जरूरी है फॉर गुड इंटरफेरेंस पैटर्न। ध्यान दो, गुड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए तुम क्या पढ़ चुके हो? गुड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए S1 S2 कोहेरेंट होने चाहिए, फ्रिंज विड्थ सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, रेशियो ऑफ आई मिनिमम बाय आई मैक्सिमम बहुत छोटा होना चाहिए, 10:0 होना चाहिए। सोचो तो गुड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, इसके लिए गुड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए जो मैं पहले भी बोल दूंगा, फिर से सुनो, गुड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन के लिए क्या क्या होना चाहिए? S1 S2 कोहेरेंट, हाँ सर बिल्कुल सही बात सर। बीटा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ शुड बी सिग्निफिकेंट। अरे हाँ सर बिल्कुल सही है सर। ऐसे ही अगर अपन बात करें तो थीटा यानी कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ
शुड बी सिग्निफिकेंट। अरे हाँ सर, ये बात भी बिल्कुल सही है। रेशो आई मिनिमम या आई मैक्सिमम जो तुम्हें चलेगा, आई मिनिमम बाई आई मैक्सिमम शुड बी स्मॉल। याद है कि भूल गए हो? अरे हाँ सर, इतनी बातें होगी ना तब आपको बढ़िया इंटरफेस नजर आएगा। अच्छा, ये कोहेरेंट सोर्स कैसे जनरेट करते हैं? एक सिंगल सोर्स जनरेट कर पाएंगे तभी अपन ऐसा कर पाएंगे, वरना कर पाना संभव नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। देखो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया सर, सही लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, आ जाओगे। अच्छी बात। अभी एक चीज समझो, बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पाथ लेंथ ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। इसको समझने का प्रयास करो पहले आप, कि अगर कोई भी वेव, कि अगर ध्यान समझो, कोई भी वेव ऐसे चलती है, ऐसे चलती है अपनी वेव, कोई भी वेव। हाँ, अच्छा मान लीजिए इक्वेशन ए sin ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स जो तुम्हें मानना ऐसे। अब समझो कि यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट मान रहे हैं, तो यहाँ से जो x1 दूरी पर पार्टिकल है उसका जो फेज होगा वो कितना होगा? ओमेगा टी प्लस के एक्स। अच्छा, तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, अपन 99.99% टाइम जो पढ़ते हैं उन सब में अपन वेव जो लोगे उनमें सब में ओमेगा सेम होगा। हाँ, क्या सेम होगा? ओमेगा। कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही जो पार्टिकल x2 दूरी पर, कितनी दूरी पर? x2 दूरी पर, मान लो x2 दूरी, उसका क्या? ओमेगा टी प्लस के एक्स2। ओमेगा टी प्लस के एक्स2, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओमेगा टी प्लस के एक्स2, ओमेगा टी प्लस के एक्स1, ओमेगा टी प्लस के एक्स2, ये उसका फेज होगा जो x2 दूरी पर होगा। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई, इन दोनों पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल, कंफ्यूज मत होना, एक तो बच्चे कंफ्यूज है। मैं जब ऐसे लेता हूं तो ये दो सोर्सेज होते हैं और एक पॉइंट होता है, तब भी ध्यान से देखो तो ऐसा ही फेज डिफरेंस आता है। यहां पर देखो तो एक वेव है, दो पार्टिकल है अलग अलग जगह। कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला एक तरीके का आता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x दैट इज x2 माइनस x1। दिस इज, ये वैसा ही फॉर्मूला लग रहा है जैसा कि जनरेट हुआ था इंटरफेरेंस में, पर ये अलग कहानी, ध्यान से समझो। ये दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑन अ सिंगल वेव। हम जो क्या कर रहे थे वो क्या था? दैट इज द फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ड्यू टू पाथ डिफरेंस फ्रॉम टू वेव्स एट अ सिंगल पॉइंट। यहां पे दो पॉइंट अलग अलग इस वाली सिचुएशन। और हां, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब मान लो एक बात अपन समझें कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या कहता है। जैसे मान लो कि ऐसे एक रे आ रही है, ठीक, ऐसे एक रे आ रही है, ये चल रही है भाई साहब, बहुत बड़ी। अब क्या हुआ, मैं यहां से लेकर यहां तक ऐसे जज करूं, है तो रे, तो है तो वे भी। हाँ सर, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये दूरी टी है, कितनी है? टी। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है 1 और यहाँ पे जो पार्टिकल है 2, ये 1, ये 3 और ये 4 है समान। तो क्या फेज ऑफ 1 इक्वल टू फेज ऑफ 3? हाँ बिल्कुल सही। ऐसे फेज ऑफ 2 इक्वल टू क्या फेज ऑफ 4? हाँ। आप सोचो 2 और 1 में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेज ऑफ 2 एंड फेज ऑफ 1? यहाँ से देखो तो वो हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इनटू टी। टी क्या है? टी तो डेल्टा का काम कर रहा है। क्या 1 और 2 के बीच की दूरी टी है, क्या वो डेल्टा का काम कर रहा है? अरे हाँ सर, तो जब वेव चली तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में जो फेज डिफरेंस जनरेट हुआ पाथ की वजह से, लेंथ उनके बीच की दूरी की वजह से, वो कितना जनरेट? मतलब जो 2 वाला पार्टिकल होगा वो इतना फेज आगे होगा, ऐसे 4 वाला भी आगे होगा। कोई बात, तुम दोनों को कंसीडर करो, फोटो एक सेम दिखाने के लिए बताया कि हर रे में ऐसा हो रहा है, तल आ रही है। ओके सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर। अब सुनो, मान लेते हैं कि ये जो था ना, ये वैक्यूम था, क्या था? वैक्यूम। तो इसमें जो वेवलेंथ थी वो लैम्डा थी, तो ये बात भी अपनी सही है। अब क्या हुआ, ध्यान समझना, ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ धीरे धीरे वापस आईडीएसी में घुसेगी। हाँ घुसेगी, ध्यान देना अच्छे से, समय के साथ घुसेगी, पहले अपन समझें इस बात को। अच्छा, अब क्या हुआ देखो ध्यान से, इधर देखते हैं, इधर देखो ध्यान से। मान लो कि वैक्यूम की जगह मीडियम है एन, उसमें ये रे चल रही है, वैसी रे। अब सोचो, क्या ये 1 और ये 2 फिर से, ये ए और बी मान लो, कोई ए और बी, आप ऐसे समझो कि आपने उसी रे को यहाँ तक तो, मतलब आपने उसी रे को, आप ऐसे समझो, थोड़ा सा फील करता हूँ कि यहाँ तक तो वैक्यूम था, पर इस जगह पे ये अपन ने मीडियम भर दिया, मीडियम एन। इस जगह इस टी थिकनेस में अपन ने क्या भर दिया? मीडियम भर दिया एन। बाकी सब जगह वैक्यूम, आप ऐसा समझो। अच्छा, बाकी सब जगह वैक्यूम मान लेते हैं, थोड़ा आसानी से समझा पाऊंगा आपको, ध्यान से। अच्छा, तो मीडियम भर दिया। अब हुआ क्या, अगर बहुत ध्यान से देखो तो फेज ऑफ 1 और फेज ऑफ ए सेम, पर क्या फेज ऑफ 2 और फेज ऑफ बी सेम? नहीं, ध्यान सुनो। अब जब वेव यहां से यहां चली तो ये टी कौन से मीडियम में चली? इस मीडियम को मान लो म्यू, म्यू एन, म्यू जो मान लो, म्यू जनरली होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, म्यू मान। क्या ए से भी जो वेव चली वो वैक्यूम से चली, पर मीडियम में घुसी सीधी, और म्यू मीडियम था, ऑप्टिकल निकल गई। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अब क्या करें, ध्यान से देखो, तो मीडियम म्यू में चली। अगर वो मीडियम म्यू में चली, अगर वो मीडियम म्यू में चली, अब उसकी यूनिट लैम्डा रही, कुछ और याद तो चेंज हो जाती है। क्या अगर मीडियम बदलो, अगर अपन इधर से जाए तो क्या चीज सेम रहती है? फ्रीक्वेंसी। क्या बदल जाती है? स्पीड एंड वेवलेंथ। अरे हां सर, ये तो हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम कि भाई भैया सी बराबर, क्या हम जानते हैं v बराबर f लैम्डा में क्या सीन रहता है? f, तो भाई साहब v बाय लैम्डा इक्वल टू, यहां से देखो तो अगर वैक्यूम में सीधा हो लैम्डा था, ओहो तो c बाय लैम्डा, तो इसमें क्या हो जाएगा सीधे ना, v1 बाय लैम्डा 1 इक्वल टू v2 बाय लैम्डा 2, तो इसमें कितना हो गया? c बाय n बाय लैम्डा डैश। लैम्डा डैश कितना हो गया? लैम्डा बाय n। अरे हां सर, तो इसमें जो वेवलेंथ है वो तो लैम्डा बाय n है। तो सोचो, फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स, फेज ऑफ b माइनस फेज ऑफ a क्या लिखा जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा, ओहो लैम्डा की लैम्डा डैश, सब तो लैम्डा डैश आएगा क्योंकि जो वेव वैल्यू लैम्डा डैश में चली, यानी कि लैम्डा बाय n इनटू t, यानी कि अब जो 2 पाई बाय लैम्डा n की जगह म्यू है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा म्यू t। ओहो, तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी। इस वाले केस में फेज ऑफ 2 क्या लिखा गया? लिखा गया 2 पाई बाय लैम्डा t प्लस फेज ऑफ 1। यहाँ पे फेज ऑफ b क्या लिखा गया? 2 पाई बाय लैम्डा म्यू t प्लस फेज ऑफ a, यानी कि फेज ऑफ 1। अरे हाँ सर, अब सोच, एक रे अगर वैक्यूम में चले t तो जो फेज डिफरेंस आएगा, या वो ही रे t चले म्यू में तो जो फेज डिफरेंस आएगा ये अलग अलग आए। अरे हाँ सर, अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल पाथ लेंथ? सर ये कहानी तो समझ आ गई सर,
ये कहानी तो समझ आ गई, इसीलिए का ज्ञान आपको होना चाहिए। सही, कहानी तो समझ आ गई, अब क्या करें ध्यान से समझे। 2 पाई बाय लैम्डा इनटू म्यू टी, ओ हो ध्यान समझना। क्या टी जो वेव चली, टी जो वेव चली यू मीडियम में, क्या उसे ऐसा मान सकते हैं कि म्यू टी चली एयर में? कंफ्यूज मत होना, ध्यान समझो। इतना फेज डिफरेंस कितनी वेव वैक्यूम में चलेगी तो जनरेट होगा, कंफ्यूज ध्यान समझो। अगर कोई रे टी दूरी चले म्यू में तो क्या कितना फेज डिफरेंस जनरेट होता है? सोचो यही वेव कितना चले वैक्यूम में कि कितना फेज डिफरेंस जनरेट होगा। सोच ले म्यू टी, और यहाँ ये लंबा तो वैक्यूम वाला है ना। अरे हाँ सर, ध्यान से आप कैसे समझ सकते हैं? तो पता है म्यू टी क्या कहलाती है? म्यू टी कहलाता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। कंफ्यूज हो गया फिर से सुनो, ये बात मतलब दिमाग चलाना पड़ेगा। मेरी रे टी चली म्यू में, किसमें चली? म्यू में नहीं, म्यू में हाँ। मेरी रे टी चली म्यू में, तो क्या कितना पार्ट जनरेट हुआ जिसको मैं 2 पाई बाय लैम्डा डैश इनटू टी लिख सकता था, पर मैंने लैम्डा डैश को लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया वैक्यूम वाले में, तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू म्यू टी। अच्छा, अब सोच रहा मैं लैम्डा वैक्यूम वाला ले रखा है, तो क्या मैं म्यू टी कोई वो पार्ट लेंथ मान सकता हूं जो अगर रे चलती वैक्यूम में तो क्या उतना ही पार्ट जनरेट करती? अरे चलेगी टी चली म्यू में पर उतना ही पार्ट जनरेट होगा, ध्यान समझना। टी चलो म्यू में, टी चलो, टी चलो म्यू में, या म्यू टी चलो ये टी, या म्यू टी चलो, म्यू टी चलो एयर में, एक ही बात है, एक ही बात है। इसलिए इस म्यू टी को कहते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ, नाम है उसका म्यू टी। टी चलो म्यू में या म्यू टी चलो वैक्यूम या एयर में, एक ही बात है। वैक्यूम एयर अपन म्यू को नहीं मान लेते हैं। अरे हाँ सर, किसके टर्म्स में एक ही बात है? फेज डिफरेंस के टर्म्स में, फेज के टर्म्स में। तो जितना फेज चेंज टी चलो म्यू में आएगा उतना ही फेज चेंज म्यू टी चलो एयर में आएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज़ फेज डिफरेंस लीड्स टू चेंज इन इंटेंसिटी। अरे हाँ सर, इसलिए बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को फील आनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बात तो सराफ सही कह रहे हो, सही भी कह रहे हो, बढ़िया भी कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, शानदार कह रहे हो, जबरदस्त कह रहे हो। अरे पक्की बात, अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत मजेदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चले बढ़ते चले, देखो भाई, वाह रे भाई, मजा आ रहा है भाई। हाँ अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, थोड़ी फील करनी पड़ेगी तुझसे। टी चलो म्यू टी, टी चलो म्यू में या म्यू टी चलो एयर में, एक ही बात है। किसके लिए एक ही बात है? फेज चेंज के लिए, क्योंकि फेज चेंज लीड्स टू इंटेंसिटी वेरिएशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके सर, इस कहानी को थोड़ा समझ उतारो, इस कहानी को थोड़ा समझ उतारो, शर्मा मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम, उतारो उतारो। अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई। हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, जोरदार कह रहे हो सर, शानदार कह रहे हो सर, जबरदस्त कह रहे हो सर, क्लियर है? अरे पक्की बात? हाँ सर, हाँ सर, चलिए आगे बढ़ जाएं, अरे आगे बढ़ जाएं। हाँ सर, कौन मना कर रहा है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओ ये भी हो गया, ये बात भी समझ में आ गई लो, ये हम समझ गए। टी चले डेल्टा 5 पार्टिकल्स, टी चले किसमें? कोई जो वेव द लाइट इन द मीडियम लैम्डा बाय म्यू, वेव द लाइट इन एयर इज दिस, ये सब पढ़ चुके हैं। ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज म्यू टी, जो मैंने आपको समझाया। अपन टी चले कब इज द डिस्टेंस इन मीडियम ऑफ रेडियस म्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस म्यू टी इन वैक्यूम व्हिच इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अपन समझ चुके उस बात को। हाँ सर, बढ़िया लगा है सर, जोरदार सर, ओ अब देखो ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। अभी हमने कंपैरिजन किसका करा? सोचो म्यू और एयर का, तो मैं क्या बोला? टी चलो किसमें? टी चलो किसमें? एयर में, म्यू में या म्यू टी चलो एयर में, फेज के टर्म्स में एक ही बात है, और इस म्यू को ऑप्टिकल पाथ, बेसिकली इट इज कंपैरिजन बिटवीन मीडियम्स म्यू एंड एयर। मैं कह रहा हूं दो अलग मीडियम कंपेयर कर लो, n1 n2, तो देख कर पाओगे कैसे समझना? देखो ध्यान से, आपको समझ आएगा, मैं खुद ही समझाता हूं ध्यान से। इधर देख, कंपैरिजन, आप ऐसे लिखो तो कंपैरिजन ऑफ ऑप्टिकल पाथ्स फॉर टू डिफरेंट मीडियम। फिर से कहानी वैसे चलेगी, ध्यान से। मान लीजिए एक रे चल रही है n1 में, अब वो चली टी, बिल्कुल सही, वो चली टी, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया? यहाँ डेल्टा फाई आया, 2 पाई बाई लैम्डा 1, यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा 1 इनटू टी। ऐसे ही अगर कोई रे, ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत होना, अगर ऐसे ही कोई रे चली n2 में, ठीक है? और हाँ, अब सोचो इस रे को इतना ही फेज लाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? सोच उसको कैसे, अगर इतना ही, मान लीजिए यहाँ का सब कुछ सेम है, फेज अपन संभाल लेते, ठीक है? अब देखो मान लो ये अपन मान लेते हैं ये n1 है, कितना चलना पड़ेगा? सोच के देखो। क्या अभी अपने समझा, अपन क्या समझा कि v इक्वल टू f लैम्डा, अपन ने समझा कि v1 बाय लैम्डा 1 इक्वल टू v2 बाय लैम्डा 2। अरे हां, क्या लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू v1 बाय v2। हां सर, ये बात तो अपन जानते हैं। क्या अपन जानते हैं कि v1 ऐसे किसी में जानते हैं, v1 लिख सकते हैं c बाय n1 लिख सकते हैं, c बाय n2 तो आ जाता है n2 बाय n1। अरे हां सर, सोच के देखो, अगर इस वाले मीडियम में देखो तो लैम्डा 1 को लैम्डा 2 टर्म्स लिखो तो समझ में आएगा, लैम्डा 2 को लैम्डा 1 टर्म्स लिखो तो देखो क्या आया, लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 n1 बाय n। हां, लैम्डा 1 को लिखे तो क्या लिखेंगे? लैम्डा 1 को लिखेंगे लैम्डा 2 n2 बाय n1। हां, सही चल रहा है, देखो लैम्डा 1 के लिए रखो तो क्या लिखेंगे? लैम्डा 1 की वैल्यू देखो 2 पाई बाई लैम्डा 1, लैम्डा 1 कितना? लैम्डा 2 टर्म्स लिख रहा हूं n2 लैम्डा 2 n1 t बाय n। ठीक है, सब कुछ लोड नहीं करी, यहाँ कैलकुलेशन चेंज करी, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज v1 बाय v2, बिल्कुल सही। v1 को लिख सकते हैं c बाय n1, इसे लिख सकते हैं c बाय n2 बाय n1, बिल्कुल सही। तो मैंने लैम्डा 1 इनटू लैम्डा 1 के लिए अपने देखो, लैम्डा 1 के लिए ये हो गई n2 बाय n1, बिल्कुल सही। तो मैंने लिख दिया लैम्डा 2 n1 n। अब ध्यान से, अब आप t चलो n1 में, t चलो n1 में, अब ये वाली कहानी या n1 t बाय n2 चलो, ध्यान समझना, कंफ्यूजन मत होना, ध्यान देखो, बिल्कुल सही बता दो, 1 और t म्यू वाली कहानी, तो थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, बस और कुछ नहीं करना है। t चलो म्यू में या फिर जैसे मैंने बोला t चले किसमें? n1 में, या फिर ध्यान देखो, ये अपने लिख ये लैम्डा 2 में इतना चले, सही कर रहा हूं ना, सब लोड नहीं कर रहा हूं, नहीं मैंने लैम्डा 1 के लिए क्या लिखी? लैम्डा 2 n2 बाय n1, मैं सही कर रहा हूं, लैम्डा 1 लिखना है ना, लैम्डा 2 टर्म्स, हां, तो लैम्डा
लेमडा 1 इज लेमडा 2 n2 बाई n1। हाँ बिल्कुल सही, क्लियर एकदम। हाँ सर, अब तुम समझने का प्रयास करो कि अपन कर क्या अपन कर रहे हैं कि आपने पहले क्या करा, सोच लो आपने पहले कहा था कि टी चले किसमें, म्यू में, या फिर आपने बोला कि म्यू टी चले किसमें, एयर में। एक ही बात है। अब उल्टा समझता हूँ, समझ जाना। अगर आप टी चलो किसमें किसमें n1 में, या टी चलो n1 में, या n1 टी बाई n2 चलो n2 में, एक ही बात है। ध्यान समझो तो फिर तुम्हें समझ आएगा। ध्यान समझो, टी चले, इससे हमें क्या पता पड़ रहा है, इससे हमें पता पड़ रहा है कि टी चले n1 में, या n1 टी बाई n2 चले n2 में, एक ही बात है। सोच के देखो कंपैरिजन आ जाएगा। टी चले म्यू में या म्यू टी चले एयर में, एयर का देखो 1 हो गया, तो देखो इस सिचुएशन के साथ n2 हो गया 1 और n1 हो गया म्यू, तो देखो आ गया म्यू टी। अरे हां सर, बिल्कुल सही समझ रहे। बेसिकली आपको दोनों मीडियम्स के ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कंपैरिजन करना आना चाहिए, तभी आप कहानी को समझ पाओगे, वरना समझ पाना संभव नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हां भाई, सही लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, जबरदस्त सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, सोचो रे भाई, बाहर रे भाई, ओ अच्छा लगा। टी चले n1 में या n1 टी बाई n2 चले n2 में, एक ही बात है। हां, तो बेसिकली कंपेयर चाहे म्यू और 1 में करें या n2 n1 में करें, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। टी चले n1 में या n1 टी बाई n2 चले n2 में, एक ही बात। ऐसे क्या कंपेयर कर रहे हैं अपन, फेज डिफरेंस। क्या कंपेयर कर रहे हैं, फेज डिफरेंस। क्योंकि फेज डिफरेंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ये सब क्यों है, क्योंकि इनसे बनने वाली पतली स्लैब्स अपन यूज लेंगे किसमें, अपन यूज लेंगे किसमें, अपन यूज लेंगे बेसिकली अपने अभी YDSC से। क्या यहाँ तक की बात समझ आई है? अरे सोच लो, ये कहानी समझ अब तुम्हें समझना है, समझो क्या ध्यान से, तुम्हें समझ में आ गया, समझ में क्लियर। अगर कोई टी चले n2 मीडियम में या n2 टी बाई n1 चले n1 मीडियम में, तो फेज डिफरेंस के लिए एक ही बात है। कंफ्यूज मत होना, टी चले n1 में, टी डिस्टेंस चले n2 में, उन्होंने n1 में चलाया और n2 में चलाया, उल्टा हो गया, एक ही बात है। सोच बताओ जो मैं बोला चमका। अरे सोच लो, हां सर कंपैरिजन करना है आ गया हमें। अब देखो एक्चुअली क्या है, मान लो पहले मैं आपको ये करूंगा, एक ऐसे आ रही, मान लीजिए एक ऐसे आ रही थी, बढ़िया आ रही थी, बढ़िया शानदार ये ठीक। अब क्या हुआ, इसी के दूसरा भाई जो साथ आ रहा था, उसके लिए हमने बीच में स्लैब लगा दिया। समझ, टी थिकनेस खेल सिखाया पूरा, टी थिकनेस स्लैब लगा दी, जिसका रेफरेंस म्यू था। अब समझ, यहाँ तक तो दोनों भाई सेम, फिर दोनों भाई यहाँ पहुंचे तो इसमें और इसमें डिफरेंस आ गया, इसमें और इसमें क्या आ गया, डिफरेंस। अगर तुम ध्यान दो तो ये दो रही थी, उन्हें एक बढ़िया सेम सब बढ़िया चल रहा था, उनके जीवन में बदलाव आया तो नीचे वाली को पास करा दिया गया एक स्लैब से, जिसका रेफरेंस मान लो म्यू था। तो यहाँ पे जो ये पहुंची वो था 2 पाई बाय लैम्डा इनटू टी, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस। यहाँ पे जो पहुंचे क्या था, 2 पाई बाय लैम्डा बाय म्यू इनटू टी, यानी कि 2 पाई बाय लैम्डा इनटू म्यू टी। अरे हां, तो यहाँ और यहाँ ये दोनों डबल पार्ट डिफरेंस मान लें। सोचो फेज ऑफ बी माइनस फेज ऑफ ए अगर लिखा जाए तो सोचो दिस माइनस दिस, यानी कि 2 पाई बाय लैम्डा इनटू म्यू टी माइनस सॉरी टी म्यू माइनस 1। ओ तुम ध्यान से देखो तो नीचे वाला भाई भी दिखने में तो टी चला, दिखने वाला भाई सॉरी नीचे वाला भाई दिखने में तो सेम चला टी। अगर न्यू पूछो तो नीचे वाला भाई कितना चला टी, ऊपर वाला भाई कितना चला टी। पर सोचो क्या ऊपर वाला नीचे वाला भाई क्या इफेक्टिव कितना ज्यादा पाथ चल गया, कितना ज्यादा पाथ चले, दिखने में तो टी चले। और सोचो नीचे वाला भाई क्या म्यू माइनस 1 इनटू टी इफेक्टिव पाथ ज्यादा चल गया। अरे हां सर, दोनों एक ऐसे पाथ टी से पाथ तो दोनों के बराबर दिख रहे हैं, ए और बी के यूज सोचो तो बात तो सेम है। हां, पर ए और बी में इफेक्टिवली कौन ज्यादा चल गया, बी कितना, म्यू माइनस 1 इनटू टी। भले बराबर है, भले देख बराबर रहा है। हां सर, देख तो बराबर रहा है, पर भाई साहब बहन जीओ क्या इसमें इफेक्टिव पाथ ज्यादा चल लिया म्यू माइनस 1 इनटू टी। अरे हां सर, बात तो आपकी सही है। ऐसे सोचो कि अगर एक जगह मीडियम हो, सब जगह मानो, तो बीच में स्लैब रख दिया n2 की, तो ये वाला कितना चलेगा, ध्यान से देखो, ये वाला चलेगा 2 पाई लैम्डा 1 इनटू टी, ये चलेगा 2 पाई लैम्डा 2। लैम्डा 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, जो भी लिखा था लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू n2 बाय n1। लैम्डा 2 को लिख सकते हैं लैम्डा 1 n2 n1 टी। अरे हां सर, बोलो क्लियर है क्या? तो ये नीचे वाला कितना इफेक्टिव n2 बाय n1। ओ बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, ये कहानी से चलती है। इफेक्टिव 2 पाई लैम्डा 1 टी चला, ये कितना चला 2 पाई बाय लैम्डा 2 इनटू टी। हां, अरे बिल्कुल सही। और लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है, n1 लैम्डा 1 बाय n2। अरे हाँ, उसके लिए लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई बाई n2 पर चला गया, n2 t बाई n1 लैम्डा 1। ओहो अब अगर इनको कंपेयर करोगे n1 के कंपैरिजन में तो कितना ज्यादा चल जाएगा, n2 बाई n1 माइनस 1। देखो म्यू माइनस म्यू बेसिकली n2 बाई n1 ही है। अरे हाँ, कितना पाथ ज्यादा चल गया n1 के कंपैरिजन। अरे हाँ सर, तो भले लगा सेम, दोनों सेम पाथ चले, पर इफेक्टिवली ये वाला जब यहाँ से निकला तो इतना पाथ इफेक्टिवली ज्यादा चल चुका था। तो म्यू और में जनरली कंपेयर कराया जाता है, और मैं तो कहूँगा कि भी कंपेयर करा दे तो हमें कहानी क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो टी चले म्यू में या म्यू टी चले एयर में, एक ही बात है। फिर बताया कि अगर एक चले एयर में एक चले म्यू में, तो भले सेम पाथ चले, टी चले एयर में या टी चले म्यू में, तो जो म्यू वाला है क्या वो इफेक्टिव पाथ म्यू माइनस 1 टी ज्यादा चल चुका होगा, एयर अगर बेस पर बराबर है। और हाँ, यह इंपॉर्टेंट बात है, यह इंपॉर्टेंट बात है। अरे हाँ सर, ये कैसी बात है, इंपॉर्टेंट बात है सर, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, यह इंपॉर्टेंट बात है। सही से लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें लो भाई, डेल्टा एक्स ज्योमेट्रिक 0 है पर डेल्टा एक्स इफेक्टिव, दिखने में इन दोनों के लिए डेल्टा एक्स इफेक्टिव 0 है, पर क्या ये डेल्टा एक्स इफेक्टिव 0 दिख रहा है दिखने में, पर क्या इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आ गया है म्यू माइनस 1 टी। ऐसा कब होता है, जब एक भाई चले किसी और मीडियम में, दूसरा भाई चले दोनों अलग मीडियम में, दोनों भाई बोले हम तो सेम ही चले, फिर भी बदल गए क्योंकि दूसरे की इफेक्टिव पाथ लेंथ अलग थी। कितनी, म्यू माइनस 1 इनटू टी। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई।
हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओ हो, ये बात तो समझ आ गई, समझ मैंने सुनी। ओ हो, अब देखो ध्यान से, इस पूरा खेल का यूज लेते कहाँ हैं? ध्यान समझना पैसे अपन। याद करो कि अगर अपन टी चले म्यू में या म्यू टी चले एयर में, अगर टी एक भाई चला एयर में, एक टी भाई चला किसमें, म्यू में, तो दोनों में इफेक्टिव दिखने में बात सेम चला, पर दूसरा वाला भाई इफेक्टिव लिखना चाहता हो गया म्यू माइनस वन इंटू टी, म्यू माइनस वन इंटू टी। अब इस टी को बात की कहानी समझे ना, तो बात की कहानी स्लैब्स के रूप में आती है, स्लैब्स के रूप में आती है किसमें, आपके वाईडीएसी के सेटअप। अब उस पे स्लैब्स को घुसाते हैं, असल में स्लैब्स भी कभी पतली पतली से कलरफुल पनिया देखी होगी ना, तो वैसे ही बस बहुत पतली पतली, और उनसे इंपैक्ट आ जाता है। अच्छा, ओ ध्यान से देखो, अगर मैं एक ऊपर वाली अब वाईडीएसी सेटअप में स्लैब्स को घुसाना चालू करो, अरे हाँ सर, अब बेटा देखिए मेरा मेडिकल प्रोडक्ट्स न्यूज़ स्पेस इन फ्रंट ऑफ द स्लेट इज डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट वेरी लाइट इज इतना लंबा, ये सारे रिजल्ट्स ले दिए जो लेते हैं। ओके सर, फाइनल डिस्कस फ्रॉम द सेट लाइन टफ है, होमवर्क ट्राई करो जो नहीं सिखाया कितना आसान है, ट्राई करो। अगर मैं यही चालू करूं, ट्राई करिए इसको, बहुत शानदार है, आपके बातें थोड़ा बहुत समझ में आता आसानी, पर ट्राई करो। क्या शटल मैक्सिमा, अगर मैं एक स्लिट पर ऊपर वाली स्लिट है उस पर अगर मैं एक स्लैब लगा दूं ऐसी पतली सी थोड़ी सी बस, तो क्या शटल मैक्सिमा पहले यहां पर बनता था, क्या वो वहीं बनेगा? मैं बोल रहा हूं नहीं बनेगा, वो कहीं और बनेगा, बताओ कहां बनेगा? सोचो, बढ़िया सवाल है, जोरदार, वैसे ट्राई करना एकदम। आज का लेक्चर ना पूरा थ्योरेटिकल बेस था, पूरा थ्योरेटिकल बेस। अगर हम थोड़े न्यूमेरिकल आ जाएंगे, पूरा थ्योरेटिकल बेस, और मैं मैंने आधे पौन घंटे की पूरे 7 घंटे पढ़ाई है, 45 मिनट्स में कर सकता था। और मैं धीरे धीरे बोला कि थोड़ा कम समझ आता है, ताकि एक बात तो चार्टर बात बोला ताकि तुम्हें समझ आ जाए और दिमाग में सेट हो जाए, किताब समझ नहीं आएगी। क्या